गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि मैं मेरा परिचय देते हुए, मेरा नाम ओम प्रकाश बौद्ध और मैं कोशिश जारी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने की। उसी में आप सभी का सहयोग चाहिए। आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सेल बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी के अंतर्गत साइटोलॉजी और साइटोलॉजी के अंतर्गत भी हम पढ़ाएंगे कोशिका चक्र। क्या क्या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पार्ट्स हैं बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? सेल का अध्ययन करें। क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी कहलाता है। और सेल बायोलॉजी के अंदर में यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में भी हम कह सकते हैं किसका अध्ययन? तो आप बोलना है ना, कोशिका का अध्ययन। कोशिका या सेल का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। सेल में हम किस किस का अध्ययन करेंगे? उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में और उसका विभाजन कैसे होता है, एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है, एक जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट हैं उन पॉइंटों के बारे में आप याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो आपको बताना है 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल की खोज की। और वो भी कौन सी सेल की खोज की थी? मृत कोशिका की खोज की थी। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो एंडी वन और लुईस हाक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1676 में किसकी खोज की थी? तो आपको बताना है जीवित कोशिका की खोज की थी। और कोशिका के अंदर दो पार्ट्स महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। एक तो कोशिका झिल्ली जो सारी कोशिकाओं को एक समूह में व्यवस्थित रखने का काम करती है। और साथ में एक और पॉइंट पाया जाता है जिसका नाम है केंद्रक। केंद्र में पाए जाने के कारण एक कोशिका में पाया जाता है जिसका नाम केंद्रक है। केंद्रक कोशिका का वो महत्वपूर्ण भाग है जो सेल डिवीजन में अहम भूमिका निभाता है और साथ में इसी के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये आपको याद करना है। साथ में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन। इस रॉबर्ट ब्राउन को भी आपको याद रखना है। 1831 में इन्होंने केंद्र की खोज की थी। अब हम आगे बात करते हैं कि कोशिका चक्र किसे कहते हैं। तो कोशिका चक्र किसे कहते हैं? आप याद रखें कि किसी भी जीव का या किसी भी जो जीवित वस्तु है उसका एक जीवन काल होता है। उस जीवन काल मतलब स्टार्ट से लेकर मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय रहता है उसे हम चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र मतलब कोशिका का जीवित होने से लेकर मृत्यु तक का जो समय अवधि है उस समय अवधि को हम क्या नाम से जानते हैं? कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? कोशिका का या कोशिकाओं के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कोशिकाओं के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो कोशिकाओं के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में है ना, जीवित कोशिकाओं के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? कोशिका चक्र के अंतर्गत। अब कोशिका चक्र में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोशिका चक्र की खोज किसने की थी? तो एक वैज्ञानिक थे हार्वर्ड और प्लेक नामक वैज्ञानिक थे, है ना। हार्वर्ड और प्लेक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्वर्ड और प्लेक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1953 में बताया कि कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाएं होती हैं और कोशिका चक्र कैसे चलता है, उसका समय पीरियड क्या है, उसके बारे में डिटेल बताया। अब हम आपको बताएं कि जो कोशिका चक्र होता है वो उसमें दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सबसे पहला जो अवस्था है उस अवस्था को हम दो भागों में बांटते हैं। एक अंतरावस्था और दूसरा एम अवस्था। ये दो अवस्थाएं हैं।
इस अवस्था में अंतरावस्था को इंटरफेस फेस के नाम से जानते हैं। और इसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? तो आप बोलना डिवीजन अवस्था, डिवीजन अवस्था स्टेज। ठीक है। अब यहाँ पर भी अंतरावस्था जो है उसकी उप अवस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पर G1, S और G2, ये अवस्थाएं हैं। ये अंतरावस्था के अंदर G1, S और G2। G1 का अर्थ होता है, G1 का अर्थ होता है वृद्धि, ग्रोथ अवस्था, और S का अर्थ होता है ना, जो S है उसका अर्थ है जब उसमें क्या हो, डिवीजन हो, है ना, जब नई चीजों का सिंथेटिक हो, निर्माण हो, उस निर्माण सिंथेटिक मतलब संश्लेषण अवस्था, इसको संश्लेषण अवस्था कहते हैं। और फिर G2 को वृद्धि अवस्था, ग्रोथ अवस्था कहते हैं। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बताइए कोशिका चक्र में कितनी ग्रोथ अवस्थाएं हैं? तो 2 ग्रोथ अवस्था और एक कौन सी अवस्था है? तो आपको बताना है संश्लेषित अवस्था है। संश्लेषित अवस्था का अर्थ होता है वहां पर किसी न किसी पदार्थ का निर्माण हुआ। अब इसी में एक और अवस्था आती है जिसको G0 अवस्था कहते हैं। यहाँ पर कोशिका पहले एक्टिव होगी और फिर निष्क्रिय हो जाती है, मतलब कार्य करना बंद हो जाती है। ऐसी अवस्था को ग्रोथ 0 अवस्था के नाम से कहते हैं और इसे शांत अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोशिका चक्र में वो कौन सी अवस्था है जिसे शांत अवस्था के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा। तो शांत अवस्था किसको बोलते हैं? G0 को कहते हैं। फिर इसी में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सबसे पहला है ना, शॉर्टकट नाम याद रखना, पापा मम्मी आना मत, पापा मम्मी आना मत। तो पा से क्या, पी से क्या, प्रोफेज, एम से क्या, मेटाफेज, और ए से क्या, एनाफेज, और टी से क्या, टीलोफेज। तो आपको सीधी से सीधी बात है कि जो कोशिका चक्र है वो कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं, एक डिवीजन अवस्था, एक अंतरावस्था। अंतरावस्था को 3-4 भागों में बांट दिया है और इसको भी 4 भागों में बांट दिया है। इस प्रकार यहाँ पर जो चक्र चलता है ना, और नई कोशिका का निर्माण होता है। और जो चक्र है जीवन काल है, कोई पूछे कि भैया बताओ, है ना, कोशिका का जीवन काल कितना होता है? तो आप बोलना 24 घंटे। याद रहेगा कितने घंटे होता है? 24 घंटे। इसमें सबसे अधिक किस में लगता है? तो आप बोलना, है ना, सबसे अधिक किस में लगता है? तो 23 घंटे इसमें, और 1 घंटे का समय इसमें लगता है मेंटा अवस्था में। और आपको याद रखना है इसमें सबसे लंबी जो अवस्था होती है उसको जीवन अवस्था कहते हैं, लंबी अवस्था। तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था का नाम बताइए, तो आपको बताना है जीवन। और जीवन को जीवन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है वृद्धि होती है ना, क्या होती है? वृद्धि होती है। किस किस की वृद्धि होगी? कोशिकाओं में वृद्धि होगी, कोशिका द्रव में वृद्धि होगी, और तंतुओं का निर्माण होता है, और ओटीपी का संचय होता है। कौन सी अवस्था में? जीवन में। और यहाँ पर डीएनए और स्टर्न प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और यहाँ पर आपको बताना है G2 में क्या होता है? तो यह प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ, आरएनए फॉर्मेशन हुआ, है ना, एंजाइम संश्लेषण हुआ, इस सभी का कहां पर होगा? G2 में निर्माण होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रोफेज किसे कहते हैं, मेटाफेज किसे कहते हैं, एनाफेज किसे कहते हैं, और टीलोफेज किसे कहते हैं। इनके सारे के बारे में, इनका कार्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इनके बारे में जानकारी करें।
पढ़ेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम प्रोफेस, मेंटरफेस, एनाफेस और टीलोफेस पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आपको बताना है कि आप अब नेक्स्ट वीडियो कोशिका साइकिल से संबंधित, सेल साइकिल से संबंधित अगला वीडियो भी बनाएं। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक हमारे द्वारा एक पहल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने की। धन्यवाद।